हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पोइम्स तैयार कर रहे थे, 12th क्लास लिटरेचर से पोइम्स देख रहे थे। पोइम्स का शायद पहली पोइम्स की समरी और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से वर्णन तैयार करना है, और जो भी कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलो आज शुरू करते हैं बिना समय गवाई। अगली वाली पोइम स्टार्ट करते हैं। पोइम्स बाय मिल्टन। मिल्टन जी के द्वारा कौन कौन सी पोइम्स लिखी गई है, दो पोइम्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑन टाइम, ऑन शेक्सपियर। ठीक है, दो पोइम्स है, बहुत अच्छी पोइम्स है। पहले राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में पोइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोइम्स क्या कहना चाह रही है, और पोइम्स में क्या देखने को मिलेगा, किससे रिलेट करके कवि अपने को चीज़ें बताता है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नो टेंशन रहना है, अच्छे तरीके से पोइम्स का एक्सप्लेनेशन देखना है, और इसी तरीके से आपका प्यार प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखना है। आप ही की सपोर्ट से काम होने वाला है। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके उतना दबा के लाइक ठोकना है। ठीक है, पहुंचा दो वीडियो को, आज ट्रेंडिंग में पहुंचा दो बेटा, ट्रेंडिंग में। चलो, उम्मीद तो यही करते हैं रोज़ कि ये ट्रेंडिंग में जाएगा, ये ट्रेंडिंग में जाएगा, लेकिन जाता नहीं है क्योंकि आपका सहयोग थोड़ा कम मिल पा रहा है। तो अगर भरपूर सहयोग करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। पोइम्स बाय मिल्टन, ठीक है। ये जॉन मिल्टन जी की फ़ोटो है, अच्छे तरीके से देख लेना है। बाल बड़े बड़े हैं और शक्ल भी सुंदर है, अच्छे दिख रहे हैं। जॉन मिल्टन इनका नाम है। इनका जन्म 1680 में हुआ था और मृत्यु 1676 में हो गई थी। लगभग शेक्सपियर जी का जो शेक्सपियर जी की मृत्यु है वो 1616 में हुई थी। तो जब वो मरे थे तब ये 8 साल के थे। लगभग कितने साल के थे? 8 साल के थे। और 1676 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये फ़ोटो देख ली होगी आपने अच्छी तरीके से, और ये फ़ोटो कहीं पे भी दिख जाती है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जॉन मिल्टन जी की फ़ोटो है। शेक्सपियर इक्वल टू लिटरेचर, लिटरेचर इक्वल टू शेक्सपियर। बहुत काम किया है शेक्सपियर जी ने लिटरेचर के अंदर, इसीलिए मेरे को उनकी मृत्यु याद थी कि 1616 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलो बढ़ते हैं आगे। जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 10। 10 साल के थे तभी पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। अब आप 10 साल के होंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि 10 साल में करना क्या है, और मतलब रहने का ही ढंग पता नहीं है हमारे को कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इन्होंने 10 साल की उम्र में पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी थी। 1 मिनट। कितने साल की उम्र में? 10 साल की उम्र में इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर फिनिशिंग हिज फॉर्मल एजुकेशन, अपनी फॉर्मल एजुकेशन समाप्त करने के बाद में एट कैम्ब्रिज। कहाँ से की थी फॉर्मल एजुकेशन? कैम्ब्रिज से। ही, ये क्या दे रखा है? 1 मिनट। ही रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल इन लैटिन, ग्रीक, इटालियन एंड इंग्लिश। इन्होंने लगभग उस समय इतनी भाषाओं में, लैटिन, ग्रीक, इटालियन एंड इंग्लिश, इनमें उपलब्ध सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ही वाज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी वेयर ही वर्कड सो हार्ड दैट आई स्ट्रेन फ्रॉम years of late night reading caused him to become totally blind at age of 45। तो बेटा ये सेक्रेटरी के पद, जो लेटिन सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट हो गए थे, और इन्होंने वहाँ पे इतना काम किया, इतना काम किया, कहने का मतलब उस समय में फोटोकॉपी की तो कोई मशीन होती नहीं थी। तो ये क्या करते थे, रात भर बैठ के कॉपियां लिखते थे पोइम्स की। ठीक है, तो इतना रीड किया इन चीज़ों को, इतना वर्क किया, इसके कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और 45 साल की उम्र में तो ये टोटली ब्लाइंड हो चुके थे, बिल्कुल अंधे हो चुके थे। इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही, ये क्या दे रखा है? 1 मिनट में देख लेता हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही
डिटेन, इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या दे रखा है, डिक्टेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया अपने अंतिम सालों में, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड, ये दो कृतियां लिखी थी अंधे होने के बाद में। कहने का मतलब अब ये जॉन मिल्टन जी है, एक बार इनकी तस्वीर देखोगे आप, ठीक है। और जन्म इनका 1608 में हुआ था, मृत्यु 1674 में हुई थी। 10 साल की उम्र में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, और ये कई भाषाओं में जो उपलब्ध चीज़ें थी उनको पढ़ लिया था इन्होंने, इंग्लिश में, इटालियन में, ग्रीक में, लैटिन में। और फिर बाद में अपॉइंट हो गए थे लैटिन सेक्रेटरी के रूप में, वहाँ पे इन्होंने कठिन काम किया, देर रात तक कार्य करते रहे। इसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और 45 साल की उम्र में ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे इन द फाइनल ईयर्स। और अपने अंतिम दिनों में दो चीज़ें लिखी इन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ऑथर का। ऑथर के इंट्रोडक्शन में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इनकी पहली पोम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कौन सी पोइम से पढ़ रहे हैं? पहली, और इसका नाम है ऑन टाइम। ये पोइम्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये पूरी पोइम एक स्टेंजा में लिखी गई है, अलग अलग स्टेंजा नहीं है, ठीक है, एक ही स्टेंजा में लिखी गई है। और ये समय से आह्वान करते हैं जो भी हमारे जीवन में, एक मिनट, थोड़ी लाइट की समस्या है तो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। दोबारा स्टार्ट करने में हमारे को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि वहीं से चीज़ें स्टार्ट होगी, जहाँ से छोड़ी है वहीं से चीज़ें स्टार्ट होगी। तो पोइम्स के बारे में बता रहा था मैं आपको कि ऑन टाइम ही लिखते हैं, टाइम से आग्रह करते हैं कि समय, तू संसार की जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितनी भी ड्रॉस है, जितनी भी ये घटिया चीज़ें हैं, इन घटिया चीज़ों को अपने अंदर संभाले, ठीक है। तो बेटा एक बार सोच के देखो कि अगर संसार से सारी की सारी गलत चीज़ें समाप्त तो हो जाएगी तो क्या बचेगा संसार में? केवल एटर्निटी बचेगी, ठीक है, शाश्वत चीज़ें ही बचेगी। तो फिर हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? ब्लिस हो जाएगा। हम सुप्रीम थ्रोन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम सुप्रीम थ्रोन का भी इसमें जिक्र होता है। सुप्रीम थ्रोन यहाँ पे भगवान के लिए शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो नो टेंशन रहना है आपको। समय के बारे में कुल मिला के पोइम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना है, हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना है, क्योंकि जब हम समरी तैयार करेंगे, इस पोइम की समरी तैयार करेंगे, तो समरी में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन ढंग से किया है तो समरी लिखने में कोई दुविधा नहीं होगी, समरी आसानी से बना लेंगे। तो पोइम का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना ज़रूरी है। पोइम का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो पहली पोइम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन जी की, ऑन टाइम, और दूसरी पोइम पढ़ेंगे ऑन शेक्सपियर। ऑन टाइम और ऑन शेक्सपियर। थोड़ा लोडिंग हो रहा है डाटा। एक मिनट देख लेते हैं, अगर वहां से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर हमारे को दोबारा से लाना पड़ेगा। क्लियर हाल कर देते हैं, दोबारा से ले आते हैं। ये इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने। अब पहली पोइम कौन सी पढ़ रहे हैं? ऑन टाइम, ठीक है। तो समय के बारे में कुल मिला के पोइम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखना है, ध्यान से नोट्स तैयार करने हैं, और समरी पे तो बेटा टूट के पढ़ना है, समरी को तो छोड़ना ही नहीं है। और समरी कब तैयार कर पाएंगे हम? जब पोइम्स का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आग्रह करता है समय से कवि, कहता है जॉन मिंटल जी शुरू वाली लाइन में कहते हैं, फ्लाई एनवियस टाइम। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और एनवियस का मतलब होता है ईशालु। तो ये कह रहे हैं कि फ्लाई एनवियस टाइम, कि ईशालु समय, तो उड़ जा,
टिल धाउ रन आउट दाई रेस, तब तक उड़ता रहे जब तक तुम्हारी रेस समाप्त नहीं हो जाती है। ये धाई, धाई आर्की एक वर्ड है और इसका मतलब होता है यूं। इसका मतलब क्या होता है? यूं। और रन आउट, रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त होना। तो समय से कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ईशालु समय तू ऊर्जा और तब तक उड़ता रहे जब तक तुम्हारी रेस समाप्त नहीं हो जाती है। मतलब जितना गति से तू दौड़ सकता है उतना दौड़, और तब तक दौड़ जब तक तेरी ये रेस समाप्त नहीं हो जाती है। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। कॉल ऑन द लेजी लिडेन स्टेपिंग हार्स। लिडेन एक मेटल होता है, लीड एक मेटल होता है, ठीक है, बहुत भारी होता है, और उसी से ये शब्द लिया गया है। इसका मतलब आलसी मान सकते हो, ठीक है। तो काल ऑन और भुला उन लेजी, लेजी का मतलब आलसी और भारी भरकम घंटों को। मतलब समय का हिस्सा क्या होते हैं, एक तरीके से टाइम होता है, और टाइम का हिस्सा हार्स होते हैं, ठीक है, घंटे होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि बुला उन घंटों को, जो तेरे घंटे क्या है, आलसी है, उन घंटों को भी अपने साथ में बुला। हुज स्पीड, जिन की स्पीड। अब हुज किसके लिए प्रयोग में हुआ है? इन घंटों के लिए। हुज स्पीड इज बट द हैवी पलमेट पेस, ठीक है, उनकी स्पीड इतनी धीमी है जैसे कि एक पलमेट, पलमेट का मतलब पेंडुलम, पेंडुलम चलता है उतने धीरे चलते हैं। ये तुम्हारे आलसी घंटे बहुत धीरे हैं, तो तू इनको भी बुला और अपने साथ ले जा। तो पहली 3 लाइन में कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं, समय से कह रहे हैं कि तू उड़ जा और अपनी रेस समाप्त नहीं होती है तब तक उड़ता रहे, और साथ में अपने घंटों को भी बुला, अपने आलसी घंटों को बुला, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही धीमी है। किसके समान? पलमेट के समान। पलमेट की स्पीड धीमी होती है, तो तेरे इन घंटों की स्पीड भी क्या है? धीमी है, बहुत धीरे धीरे निकलते हैं ये। एंड गल्ट, गल्ट का मतलब होता है निगल जाना। एंड गल्ट दाई सेल्फ, और अपने आप में निगल ले इन घंटों को, ठीक है। दाई का मतलब क्या होता है? यूं, ठीक है। तो अपने आप में इन घंटों को गल्ट कर ले, निगल ले। विथ वाट दाई वूम डाइवर्स, ठीक है। वूम्ब का मतलब वैसे तो भ्रूण होता है, लेकिन यहाँ पे गर्भ होगा बेटा, गर्भ, पेट होगा, ठीक है, स्टमक होगा। वाट दाई वूम डाइवर्स, जिनको तू अपने अंदर पेट में समा सकता है, अपने अंदर डाइवर्स कर सकता है, पचा सकता है इनको, ठीक है। विच इज नो मोर देन वाट इज फॉल्स एंड वेन, ये घंटे कुछ भी नहीं है। ये जो तेरे घंटे हैं केवल आलसी घंटे हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, ये झूठे हैं, और वेन बेकार हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो यहां तक यही देखेंगे कि पहली लाइन में कभी कह रहा है कि समय से आग्रह कर रहा है कि ईशालु समेत तो ऊर्जा तब तक उड़ता रहे जब तक तेरी रेस समाप्त नहीं होती है, और अपनी इन घंटों को, आलसी घंटों को भी तू भूला, और इनकी स्पीड इतनी धीमी है जैसे कि एक पलमेट की स्पीड होती है। एंड गल्ट दाई सेल्फ विथ वाट दाई वूम डाइवर्स, और अपने अंदर इन घंटों को संभाले, अपने पेट में इन घंटों को निगल जा। विच इज नो मोर देन वाट इज फॉल्स एंड वेन, जो कुछ भी नहीं है, केवल झूठ और बेकार के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड मेरली मॉर्टल ड्रॉस, और ये मेरली मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नासवान, क्योंकि ये क्या है, ड्रोस का मतलब क्या होता है? घटिया चीजें। ड्रोस का मतलब क्या होता है? घटिया चीजें, घटिया चीजें। क्योंकि ये जो घंटे और ये चीजें हैं, ये सारी की सारी ड्रोस हैं, सांसारिक घटिया चीजें हैं। तो इनको तो तेरे को अपने अंदर समाना पड़ेगा, अपने साथ ले जाना पड़ेगा, अपने एंटूम्ब, अपने गर्भ में इनको समाना पड़ेगा, ठीक है, निगलना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें घटिया है। सो लिटिल इज और लॉस, और इनमें हमारी भी थोड़ी सी की हानि है। लिटिल लॉस है, सो लिटिल दाई गेन, लेकिन इसमें तुम्हारा भी थोड़ा ही लाभ है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला आपका भी। समय से कह रहा है कि समय तेरा भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, और हमारा भी बहुत ही कम लॉस होने वाला है। तो तू इन संसारिक चीजों को अपने अंदर संभाले। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, एक बार देखेंगे इसको यहां तक, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। अब देखो, आगे देखो।
पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो शायद यहाँ तक केवल कभी इतना कह रहा है समय से कि समय तू उड़ जा, और जब तक तेरी रेस समाप्त नहीं होती है तब तक उड़ता रहे, और अपने इन आलसी घंटों को भी बुला, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत धीमी है और ये बिल्कुल बेकार झूठे हैं। और ये सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं इनको भी तेरे को अपने गर्भ के अंदर समाना होगा। इसमें हमारा तो लिटिल लॉस है, लेकिन तुम्हारा भी थोड़ा सा ही लाभ है इसमें। एनी प्रॉब्लम? फॉर वेन एज ईच थिंग बैट धाउ हास्ट इन टॉम। और जब प्रत्येक गलत वस्तुएं इस संसार में जितनी भी बैड थिंग्स है उनको इंटोम्ब करना पड़ेगा। इंटोम्ब का मतलब अपने अंदर समाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर समाना पड़ेगा। ठीक है, तो संसार की जितनी भी बैड थिंग्स है उनको अपने अंदर समाना पड़ेगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। और तू इन चीजों को अपने अंदर समाने के बाद में द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और अपने इस लालच को, जो तू इन चीजों को इनको समा रहा है, तो अपने लालच को भी खुद से क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा, अपने आप में समाना पड़ेगा। देन लॉन्ग एटर्निटी साल ग्रीट आवर ब्लिस। फिर चारों तरफ लॉन्ग एटर्निटी का मतलब शाश्वत चीजें ही होगी, शांति होगी, ब्लिस होगी, प्रसन्नता होगी। सारी खराब चीजों को तो तू खा जाएगा, अपने अंदर समा लेगा, और खुद को भी, अंत में खुद को भी, अपने आप को भी क्या कर लेगा? समा लेगा। ठीक है, तो फिर केवल पृथ्वी पे क्या होगी? एटर्निटी ग्रीट आवर ब्लीस, और हमारी प्रसन्नता का अभिवादन होगा, केवल खुशियां ही खुशियां होगी। विथ एन इंडिविजुअल किस। पूरे संसार पे, पूरे संसार पे क्या होगी? लॉन्ग एटर्निटी और इंडिविजुअल किस, इसका मतलब प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सारी बैड थिंग्स को तू क्या कर जाएगा? अपने अंदर समा जाएगा। उसके बाद में केवल पृथ्वी पे क्या होगी? लॉन्ग एटर्निटी होगी, और ग्रीट आवर बिल्स ब्लीस विथ एन इंडिविजुअल किस, और हमारी प्रसन्नता का केवल अभिवादन होगा। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। एंड जोई साल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। और चारों तरफ खुशी ऐसे छा जाएगी जैसे कि चारों तरफ क्या फैला हुआ हो? फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़। बाढ़ की तरह पूरी पृथ्वी पे, पूरे संसार पे क्या छा जाएगी? खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। और फिर प्रत्येक वस्तु एक अच्छी स्थिति में आ जाएगी और परफेक्टली डिवाइन, और ऐसे लगेगा कि पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही क्या हो गया है? डिवाइन, देवीय हो गया है। देवीय चीजें हैं इसमें। ठीक है, दो बार समस्या हो गई है, अब करे क्या? इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो है ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो आपको भी इस चीज के लिए मैं दोष नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो क्या कर सकते हो? अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी समस्या है तो है ही, उसमें क्या करें? ये डिजिटल पैनल पे ही प्रभाव पड़ता है। तो बेटा जी, राइटर समय से आग्रह करता है, जितनी भी बैड थिंग्स है उन बैड थिंग्स को अपने अंदर समाने के लिए कहता है। अगर सारी की सारी बुरी वस्तुएं समय खा जाएगा, समय समा लेगा अपने अंदर, और अपनी लालच को भी साथ में खा जाएगा, तो बेटा फिर पृथ्वी पे क्या होगी? केवल प्रसन्नता होगी, ब्लीस, आनंद होगा। ठीक है, और खुशियां तो बाढ़ की तरह पूरी पृथ्वी पे छा जाएगी। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है। अब आगे देखो राइटर क्या कहने की कोशिश करता है, तो आगे वाली वार्ता आगे वाले वीडियो में करते हैं। दो बार समस्या हो गई है आज, खैर कोई दिक्कत नहीं है, समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनसे छुटकारा पाना आर्ट ऑफ लाइफ है, और यही काम हम कर रहे हैं बेटा। वहीं से आइए, ठीक है।
चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद में पूरी पृथ्वी पे कैसी चीजें रहेगी? केवल अच्छी चीजें रहेगी, परफेक्टली डिवाइन देवीय चीजें रहेगी, जो देवों के द्वारा बनाई हुई है वही चीजें रहेगी। विथ ट्रथ एंड पीस एंड लव शाल एवर साइन। फिर तो केवल सत्य, शांति और प्रेम साइन करेगा, उनकी ही चमक रहेगी। किस किस की? ट्रथ, पीस एंड लव शाल एवर साइन, हमेशा के लिए वही चमकेंगे केवल। सारी चीजों को तू खा जाएगा, उसके बाद में यही चीजें रहेगी। एक बार देखो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंटोम का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, और बोला था ना मैंने, ये सुप्रीम थ्रोन बेटा भगवान के लिए, ठीक है, गॉड के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द है। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। फिर तो हम किससे कनेक्ट हो जाएंगे? सुप्रीम थ्रोन भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। और फिर एक पूरे संसार एक खुशियों वाला क्षेत्र बन जाएगा, खुशियां प्रदान करने वाला क्षेत्र बन जाएगा। वेन वंस आवर हेवनली गाइडेड सोल साल क्लाइम, और जिसमें हमारी ये देवीय जो आत्मा है ये हमेशा के लिए इस क्षेत्र में क्या होगी? प्रसन्नता के क्षेत्र से जुड़ जाएगी। क्लाइम का मतलब वैसे क्लाइमेट से लिया गया शब्द है ये, ठीक है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट होता है ना, उससे संबंधित है। इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे केवल क्या होगी? प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हम किससे कनेक्ट हो जाएंगे? सुप्रीम थ्रोन से कनेक्ट हो जाएंगे। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। सारी की सारी जो भी ग्रॉसनेस है, जो भी बेकार चीजें हैं, ग्रॉसनेस का मतलब होता है बेकार चीजें, बेकार चीजें। फिर क्या होगा? जो भी अर्थी ग्रॉसनेस है वो क्विट, वो शांत हो जाएगी, ठीक है। क्विट का मतलब छोड़ना, ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी से निकल जाएगी, जितनी भी बेकार चीजें हैं वो पृथ्वी को छोड़ देगी। एटीड विथ स्टार्स, और हम किसको धारण करेंगे? हम स्टार्स जैसे वस्त्र धारण कर लेंगे, हम हमेशा के लिए उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, स्टार से, सितारों से, इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। वी साल फॉर एवर सिट, जिनमें हम हमेशा के लिए क्या रहेंगे? विराजमान रहेंगे। हम सुप्रीम रहेंगे, खुशी से रहेंगे, प्रसन्नता से रहेंगे। ट्रम्पिंग ओवर डीथ, फिर हमारी विजय होगी किस पे? मृत्यु पे। एंड चांस, हमारे भाग्य पे। एंड दी ओ टाइम, और समय तेरे ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, हम हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हमने ऑन टाइम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा है, अगले वाले वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑन शेक्सपियर, ये भी मिल्टन जी के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। तो पहली पोइम एक ही स्टेंजा में लिखी गई है, और अच्छी पोइम थी। समय से किस प्रकार कभी आग्रह करता है, क्योंकि बेटा एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे तो समरी में आपको समस्या होने वाली है, तो समरी की समस्या से बचने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक एक लाइन से समरी निकालूंगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। एक बार इसको देखेंगे, उसके बाद में फिर हमारी वार्ता को विराम देंगे बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, अच्छे तरीके से देख लिया होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ के ही हम समरी तैयार कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।